नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है हिंदी कक्षा 10। हिंदी कक्षा 10 में 2024 के पूछे गए प्रश्नों के हल हैं और इन प्रश्नों में हमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत है वह सारे के सारे प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। वही उसी सिलसिले में बढ़ते हुए ये हमारा 8वां लेक्चर आज शुरू होने जा रहा है। अब आप देखिएगा इस लेक्चर के अंतर्गत जो जिस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वह यहाँ पर एक अब तक जो हम पढ़े वह था मेवाड़ मुकुट कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं खंडकाव्य के अंतर्गत चरित्र चित्रण के रूप में पूछा जाता था कहीं। अब एक प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे पूछा गया जाएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इन सारे प्रश्न जब जब पूछे गए हैं यहाँ लिख दिए गए हैं, तो यहाँ आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि लेखक का जीवन परिचय एवं रचनाएं। अब जीवन परिचय और रचनाओं में अब रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के संदर्भ में तैयार रखना है, इस प्रकार से जीवन परिचय पूछे जाते हैं। और जीवन परिचय लिखने में आपकी क्या शैली होनी चाहिए, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, यह आपको इंडिकेट किया गया, बताया गया है। तो ज़रा समझें और अपनी परीक्षा में तैयारी का एक नमूना अपने साथ एक बना के रखें, जो परीक्षा में यह ना सोचने के लिए समय देना पड़े कि हमें किस रूप में लिखना है। वो पूर्व में हमें अभ्यस्त रहना चाहिए कि हमें परीक्षा में जब बैठें तो हमारी रणनीति क्या हो, जीवन पर से कैसे लिखेंगे, खंडकाव्य से संबंधित क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ऐसे तमाम चीज़ें जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं इससे बताया गया है कैसे लिखने चाहिए। यही मेन उद्देश्य है यहाँ बताने का। तो आइए चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है लेखक का क्या जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार से लिखा रहेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन बिंदुओं पर आप विशेष कर याद रखिएगा, यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूछा जा रहा है, उस जीवन परिचय के अंतर्गत हमें याद रखना होगा इनका जन्म स्थान। इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ 1884 ईस्वी में। पिता, यही जीवन का परिचय है। पिता, इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। इनकी 84 में जन्म हुआ तो स्थान क्या था, अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। 1884 में जन्म हुआ और रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु होती है 1941 में। 1884 में जन्मे रामचंद्र शुक्ल अपने जीवन के अंतिम सोपान पर उनकी जो मृत्यु होती है, अंतिम जीवन पर जो उनकी मृत्यु हो रही है वह है 1941 में। इनकी रचनाएं चिंतामणि जो 4 भाग में है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है, चिंतामणि जिनके 4 पार्ट हैं, विचार विधि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जीवन परिचय का एक चीज़ अगर आप ड्राफ्टिंग वहां कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ड्राफ्टिंग के बाद अब आप शुरू करेंगे, उसको करने से लगता है एग्जामिनर को लगेगा कि पूरी तैयारी के साथ लड़का जन्म के साथ साथ जन्म स्थान, पिता माँ कौन थे और उनकी मृत्यु के कब हुई, साथ ही साथ रचनाओं को आप एक बिल्कुल तैयार रखिएगा। इसके बाद आप इस रूप में भी लिखें कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में
1884 में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। कब? 1884 में। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ कहाँ चले गए? राठ जिला हमीरपुर बस्ती में जन्मे और जिला हमीरपुर में चले गए। और यहीं पर 4 वर्ष की अवस्था में ये पिता के साथ हमीरपुर चले गए, तो कहने का मतलब हमीरपुर में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हो गई। 1892 इनके पिता की नियुक्ति कहाँ हुई? मिर्जापुर में। और किस पद पर? कानून गो के पद पर हुई। पिता के साथ ये मिर्जापुर आ गए। हमीरपुर से कहाँ आ गए? बस्ती से चले हमीरपुर। हमीरपुर में प्रारंभिक शिक्षा को लेते हुए फिर कहाँ पहुंच गए? मिर्जापुर। अब मिर्जापुर पिताजी के साथ पहुंच गए, मिर्जापुर में पहुंचे। अब 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवा लिए। किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। मैथ इनका अच्छा नहीं था और ये परीक्षा गणित में कमजोर होने के कारण नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरी प्रचारी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। नागरी प्रचारी सभा का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। तदंतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। अंतिम में इनकी नियुक्ति भी कहाँ हो गई? एक हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई काशी विश्वविद्यालय में। और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। अब रचनाएं देखा जाए, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, प्रसिद्ध क्या थे? निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है। निबंध के रूप में देखें, शुक्ल ने भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि 4 भाग तथा विचार वीथी, चिंतामणि और विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ। इनके निबंधों में इनकी सूक्ष्म दृष्टि और पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। आलोचना, शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। पहला है रस मीमांसा, इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। त्रिवेणी, सूर, तुलसी, जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। सूर, तुलसी और जायसी, सूरदास। इतिहास उगिन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में है। अब हमें जीवन परिचय पुनः ध्यान दीजिएगा। और यह जो बताया जा रहा है पूछे गए प्रश्न हैं।
मैंने कहा था कि आप लोगों का एक सलूशन हम कराएंगे। जो 2024 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कहीं भी यूपी बोर्ड के, वे सारे प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न, तो इसे भी एक बार आप देखें कि जयशंकर प्रसाद के लिए आप ये चीज़ें याद रखिएगा कि जन्म 1889 ईस्वी में, चाहे यह लिखने के बाद इस मृत्यु को कर दीजिए, चाहे ऐसे लिख, याद रखिए जन्म 1889 ईस्वी, मृत्यु 1937 में। दो चीजें 1889 और 1937। स्थान, जन्म स्थान कहाँ था? काशी। पिता श्री देवी प्रसाद, शिक्षा 8वीं तक। यह पहला प्रथम दृष्टया यह आपका, आप यदि लिखते हैं तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। फिर आपको क्या रचनाएं? स्कंदगुप्त, आजाद शत्र, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, आंसू, ठरना, लहर, यह महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अब जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को पूरी तरह से किस रूप में, लंबे रूप में लिखा जाए, यह भी आप ध्यान रखना। जीवन परिचय। बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1889 में हुआ था। एक वैश्य परिवार में 1889 में हुआ। काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुघनी, इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। पारिवारिक परिवेश ऐसा था, इनकी दानशीलता उदारता के कारण यहाँ इनके घर कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु यहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रतिभासित होती है। यक्षमा था टीबी के कारण जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 1937 ईस्वी में हो गया। ऐसे महान विद्वान की मृत्यु कब हुई? 1937 में, जो छायावाद के महान कवियों में 4 स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं से। अब महान विद्वान की मृत्यु कब हुई? 1937। अब हमें क्या देखना है? रचनाएं। रचनाओं पर आते हैं। इस रूप में देखे लिखा गया रचनाएं: नाटक, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक। प्रसाद जी के स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजसी, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पश्चात कला का सुंदर समन्वय है। उनके नाटक भारतीय अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। इनके नाटक में
राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सुंदर और सजीव प्रतिबिंब है। कहानी इनके द्वारा लिखी गई है। कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल प्रसाद जी की सफल कहानियों के संग्रह हैं। इनकी आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां कौन कौन? आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां। आकाशदीप और पुरस्कार कहानियां विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय और अलंकृत चित्रण है। उपन्यास इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं कंकाल, तीतली और इरावती अपूर्ण है, अपूर्ण उपन्यास। प्रसाद जी ने अपने उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का चित्रण कर आदर्श की ओर उन्मुख किया है। निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य इनके हैं कामायनी, महाकाव्य, आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। आंसू में प्रसाद जी के विषाद के आंसू हैं। कामायनी आंसू में प्रसाद जी के दुख के आंसू हैं। कामायनी श्रेष्ठ छायावाद महाकाव्य है। कामायनी श्रेष्ठ छायावाद क्या है? महाकाव्य है। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन जब जब पूछे गए यहां लिख दिया गया है। स्मृति तत्व के रूप में जो आपको विशेष करके याद रखना है वह यहाँ पर लिखा गया है। जरा पढ़िए। स्मृति तत्व, जन्म 1884 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। जन्म का स्थान बिहार राज्य के सारण जिला में। बिहार राज्य के सारण जिला में इनका जन्म हुआ। 84 में जन्मे 1800 और मृत्यु उनकी हो रही 1963 में ईस्वी में मृत्यु हुई। रचनाएं इनकी हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बाबूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जीवन परिचय में हम लोग पढ़ें। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम, वर्तमान में यह ग्राम जो है सीवान जनपद में 1884 में हुआ था। आपने इंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए एमएल की परीक्षा एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एमएल की परीक्षाओं में ये कौन सी के प्रथम स्थान प्राप्त किए। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में कब तक? 1920 तक, याद रखिएगा। कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में क्या की? वकालत। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ पूर्णतः देश सेवा में लग गए।
हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, काशी नागरीण प्रचारी सभा, हिंदुस्तान प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से बराबर रहा। इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना पड़ी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर आप 1963 ईस्वी में परलोक वासी हुए। रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके कई संग्रह और भी प्रकाशित हुए। अब आइए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, आपका पेपर में किस प्रकार से पूछा जाएगा उसी नमूने को बार बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। नाम लेकर इनका जीवन परिचय लिखिए। जैसे लिखा गया है इसी क्रम में पूछा जाएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिखिए। तो जीवन परिचय में यह न लिख करके डायरेक्ट जन्म 1910 ईस्वी, 1910 ईस्वी में जन्मे और जन्म का जो स्थान है वह बलिया, शिक्षा एमए, मृत्यु 1982 में हुई किसकी, भगवत शरण उपाध्याय जी की। अब रचनाएं में इनकी देखा जाए तो रचनाएं इनकी हैं विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, कुछ फीचर कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ठूठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, कालिदास का भारत आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब लिखने का फिर आप हेडिंग डालेंगे कि जीवन परिचय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारी नामक ग्राम में 1910 ईस्वी में हुआ था। बलिया के किस ग्राम में हुआ था? उजियारी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम किया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। आपने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाए। इनकी मृत्यु 1982 में हुई। इनकी मृत्यु कब हो रही है? इनकी मृत्यु हो रही है 1982 में। रचनाएं उपाध्याय जी की रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृत, साहित्य और कला का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। उन्होंने 100 से भी अधिक कृतियों की रचना की है। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे,
इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पीकिंग, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, ऊंठा आम, सागर की लहरों पर, विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, कालिदास का भारत आदि। अंग्रेजी में लिखी आपकी कुछ पुस्तकें विदेशों में भी बड़ी रुचि से और आदर के साथ पढ़ी जाती थी। तो यह रहा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब चलते हैं अगली कड़ी में। देखा जाए तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय, फिर उसी क्रम में आते हैं इनका पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जन्म कब हुआ। 1894 ईस्वी में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का जन्म हुआ। और जन्म के साथ इनकी जन्म का जो स्थान है खैरागढ़ जबलपुर, खैरागढ़ जबलपुर में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी का जन्म स्थान है। इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वह बीए तक, और 1971 में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की मृत्यु हो गई। रचनाएं शतदल, अश्रुदल, छलमाला, अंजलि, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, पद्म भवन, प्रायश्चित, उन्मुक्त का बंधन, तीर्थ स्थल आदि पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में आती है। आइए अब इसी बात को हम थोड़ा सा और भी साहित्यिक रूप से लिखने का प्रयास करें, अपनी एक कला और विकसित करें, इसे और रूपों में कैसे हम लिखें। जीवन परिचय देखिए। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था। बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये हिंदी साहित्य साधना के क्षेत्र में उतरे। इनकी प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो इनकी प्रारंभिक रचनाएं जो प्रकाशित हुई वह कहाँ, सरस्वती से प्रकाशित हुई। बख्शी जी प्रारंभ में स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में हिंदी क्षेत्र में आए। ये इनका जब आगमन होता है एक स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में इन हिंदी साहित्य में प्रवेश करते हैं, हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी देते हैं। इनकी रचनाओं पर अंग्रेजी के कवि वर्ड्सवर्थ की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। पद्मलाल पन्नालाल जी की रचनाओं पर देखा जाए तो इंग्लिश कवि वर्ड्सवर्थ की स्पष्ट छाप झलकती है, किंतु वास्तव में इन्हें वास्तविक ख्यात सफल निबंधकार और आलोचक के रूप में मिली है। इनका जो विशेष ख्याति इनकी प्राप्त हुई वह ख्याति क्या था, एक सफल निबंधकार के और आलोचक के रूप में प्राप्त हुई, जो भी इन्हें सम्मान मिला। बख्शी जी ने लगभग 70 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, लगभग 70 वर्षों तक सरस्वती का और कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती का और कुछ वर्षों तक छाया मासिक पत्रिका का संपादन किया। इनका देहांत 1971 में हो गया। एक स्वच्छंदतावादी कवि लेखक का देहांत कब हुआ, 1971 में। रचनाएं बख्शी जी ने मननशील विद्वान थे। इन्होंने साहित्य, कला,
नाटक, काव्य और आलोचना आदि विषयों पर रचनाएं की हैं। इनके ग्रंथों में अनेक मौलिक और गंभीर ज्ञान की झलक मिलती है। इनके ग्रंथ निम्न प्रकार हैं। काव्य, शतदल और अश्रुदल। इनका जो काव्य है लिखा गया शतदल और अश्रुदल। कहानी संग्रह झलमला और अंजलि। आलोचना, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। निबंध संग्रह पंचपात्र, प्रबंध पारिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, पद्म भवन, अनुदित, प्रायश्चित, उन्मुक्त का बंधन, तीर्थ स्थल। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला हम लोगों का जो छठा निबंध यहाँ दिखाया जा रहा है वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध नहीं, बल्कि यहाँ हम कहें कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। जीवन परिचय का वही सिलसिला जो परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। लेखन शैली पर जरूर आप लोग ध्यान दें, क्योंकि यह सारी बातें राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के अंतर्गत पूरी तरह से इसी रूप में लिखा गया है। आप अपने में सुधार करने की सिर्फ जरूरत है कि हम अपनी लेखनी को किस प्रकार से अभिव्यक्त के रूप में व्यक्त करें, किस रूप में ढालें, जो पूरी तरह से राजीव क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत रखा गया। उस पर अभ्यास करते हुए अपनी परीक्षा में सफल होने की कामना हम लोग करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। आइए देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय कैसे लिखा जाए। तो फिर वही बातें कि पहले हमें क्या लिखना है, जन्म, मृत्यु भी साथ में लिख सकते हैं, नहीं तो ये सारी बातें लिखने के बाद मृत्यु लिख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में। जन्म स्थान बिहार में बेगूसराय जिला। बिहार के बेगूसराय जिले में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान। शिक्षा बीए। इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की से सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया। डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया था। रचनाएं संस्कृत के 4 अध्याय की रचनाएं क्या हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, मिर्च का मजा, चित्तौड़ का साका, खूब छां, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कामधेन, चक्रवाल, नीम के पत्ते, नीले कुसुम, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र, रश्मरसी, उर्वशी, प्रणभंग, धूप और धुआं, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब यहां हम देखेंगे इनको लिखने के साथ जीवन परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 1908 ईस्वी में हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मोकामा घाट HE स्कूल से पास किया। पटना विश्वविद्यालय से BA पास करने के बाद मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हो गए। BA पास करने के बाद मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी हो गए।
इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। तदंतर अर्थात बाद में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। 1972 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनके उर्वशी नामक काव्य पर 1 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डिलिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें पद्म भूषण की भी उपाधि प्राप्त हुई। प्रतिनिधि लेखक तथा कवि के रूप में इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। 1974 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी किस प्रकार से मृत्यु हुई? असामयिक मृत्यु हो गई। असामयिक मृत्यु हो गई रामधारी सिंह दिनकर की। अगला जीवन परिचय हम लोग जो देख रहे हैं वे जयप्रकाश भारती। अगला जीवन परिचय किसका है? जयप्रकाश भारती। अब जयप्रकाश भारती का जीवन, फिर जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, शिक्षा, यह चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जन्म 1936, मृत्यु 2005। जन्म 1936, मृत्यु 2005 ईस्वी। जन्म स्थान मेरठ, शिक्षा बीएससी। तो जयप्रकाश भारती जी की शिक्षा में के अंतर्गत हम क्या लिखे? बीएससी। रचनाओं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कौन? हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा देश, चलो चांद पर चलें, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयप्रकाश भारती जी की। तो जयप्रकाश भारती जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब जीवन परिचय को यहाँ पर कैसे रखा जाए थोड़ा विस्तृत रूप से। जयप्रकाश भारती एक वरिष्ठ पत्रकार, ये क्या थे? एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और एक सशक्त लेखक थे। एक सशक्त क्या थे? वरिष्ठ पत्रकार भी थे और सशक्त लेखक थे। इन्होंने हिंदी की साहित्यिक विधा में वैज्ञानिक विषयों पर, साहित्यिक में वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखना प्रारंभ किया। इनका जन्म 1936 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मेरठ में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुनाथ सहाय। इनके पिता का नाम क्या था? रघुनाथ सहाय, जो एडवोकेट थे अर्थात वकील, जो पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी थे। भारती जी ने मेरठ में ही बीएससी तक अध्ययन किया, मेरठ से ही बीएससी रहे। साहित्य सेवा के साथ साथ भारती जी ने समाज सेवा में भी
अपना अमूल्य योगदान किया था। मेरठ इन्होंने वर्षों निःशुल्क शिक्षा प्रसार के लिए प्रौढ़ पाठशालाएं चला दी थी। भारती जी का योगदान में देखा जाए, प्रौढ़ पाठशालाएं चलाई। आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन में से संपादन कला विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दैनिक प्रसार तथा नव भारत टाइम्स जो दिल्ली से पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। 2005 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आप देखें। यूनेस्को से पुरस्कृत पुस्तकें: हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत पुस्तकें। विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा देश, देश हमारा देश, चलो चांद पर चलें, ये भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत पुस्तकों में विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा देश, चलो चांद पर चलें, यह इनकी महत्वपूर्ण पुरस्कृत पुस्तकें हैं। महत्वपूर्ण अन्य प्रकाशित पुस्तकों में सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अड़युग तक, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी आदि संपादित पुस्तकें। इनकी महत्वपूर्ण संपादित जो पुस्तकें हैं वह हैं भारत की प्रतिनिध लोक कथाएं तथा किरणमाला, जो 3 भाग। आज लगभग अगर कहा जाए तो इनकी 100 पुस्तकें हैं। इनकी कितनी पुस्तकें हैं? वह 100 पुस्तकों के अंतर्गत हैं इनकी पुस्तकें। अगला जीवन परिचय। अगला जीवन परिचय जो पढ़ना है वह है सूरदास। अगला जीवन परिचय हमें किसका देखना है? सूरदास जी का। सूरदास परीक्षा में आप देख ही रहे हैं कब कब पूछे गए हैं। अब जन्म 1478 ईस्वी, मृत्यु 1583 में। जन्म स्थान रुनकता, गुरु इनके थे वल्लभाचार्य। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत। रचनाएं इनकी सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, उनकी कविता में जितना सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता। जिस ढंग से इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत कविता की रचना की और वह कविता एक ऐसी लगती है जिसी ने देख करके उस कवि को लिख सकता है। जिस ढंग से सजीव चित्रण किया वह अपने आप में बड़ी एक कहा जाए उपलब्धि है। उनका लिखा हुआ काव्य
ऐसा लगता है कि वह सामने देख करके उसका चित्रण कर रहे हैं। और मानते भी हैं कुछ कवियों का मानना कि वैसा किसी जनमानस से कभी भी कदाप संभव हो ही नहीं सकता जैसा उन्होंने लिखा है। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। जनश्रुतियों को यदि अध्ययन किया जाए तो जनश्रुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं, जनश्रुतियों के आधार पर। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। सूरदास कहाँ? ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। निकटवर्ती गांव में रहते हुए संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। धर्मशास्त्र का उन्हें जो ज्ञान हुआ, धर्म के विषय में जो जानकारियां दिखाई दी, वह उस पर कहा जाए तो सत्संग का विशेष प्रभाव है। बचपन से ही विरक्त हो एक गौ घाट पर रहने लगे थे। उनके अंदर विरक्त की भावना आई तो कहाँ रहने लगे? गौ घाट रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। सूरदास जी किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई। पारसौली गांव में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। रचनाएं: सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर, जिसमें विनय, भक्त, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी 2 और रचनाएं सूर की लिखी बतलाई जाती हैं। यहाँ पर देखें, सूर सागर जिसमें विनय, भक्त और विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण है, जो कितने अध्याय में लिखा गया है? 12 अध्यायों में हुआ है। इनके अतिरिक्त सूर सारावली और साहित्य लहरी 2 और रचनाएं सूर की लिखी बतलाई जाती हैं। यह 2 रचनाएं सूर की लिखी हुई बताई जाती हैं। दूसरा देखा जाए तुलसीदास का जीवन परिचय। इनका जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। राजापुर के चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। माता तथा पिता तुलसी एवं आत्माराम दुबे थे। गुरु नरहरिदास शेष सनातन, पत्नी रत्नावली। रचनाएं: रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैरवै रामायण, जानकी मंगल, राम लला नहचु, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहु आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था।
आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें क्या किया? त्याग दिया था। स्वामी नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 में हुई। रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास के निम्नलिखित 13 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं, जिसमें रामचरितमानस, दोहावली, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, कवितावली, वैरवै रामायण, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं 12 ग्रंथ जो हैं इनके प्रामाणिक माने गए हैं। 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। अगला है रसखान। रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी, मृत्यु 1628 ईस्वी। जन्म स्थान दिल्ली। रचना प्रेम वाटिका सुजान रसखान। जीवन परिचय रसखान का असली नाम इब्राहिम था। रसखान जी का असली नाम क्या था? इब्राहिम था। ये पठान सरदार थे। इनका जन्म दिल्ली में 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि ये किसी वनीय की लड़की के सौंदर्य पर आसक्त थे। उनका यह सौंदर्य प्रेम बाद में चलकर कृष्ण भक्त में परिणित हो गया। मुसलमान होते हुए भी ईश्वर के अवतार पर विश्वास मानकर श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हुए थे। इन्होंने गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी। इनका देहांत 1628 ईस्वी के आसपास हुआ। रसखान जी का देहांत 1628 ईस्वी के आसपास हुआ। रचनाएं रसखान की लिखी 2 पुस्तकें लोकप्रिय हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। इनकी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। नागरी प्रचारणी सभा काशी से रसखान की सभी रचनाओं का संग्रह है। रसखान ग्रंथावली नाम से प्रकाशित हुआ है। सुजान रसखान की रचना कवित्त और सवैया छंद में है और प्रेम वाटिका दोहा छंद में लिखा गया है। यहां देखें, अगला जो हमें रचना देखनी है वह है बिहारी लाल। बिहारी लाल पर जन्म 1595, मृत्यु 1663। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। पिता पंडित केशव राय चौबे। रचना बिहारी सतसई। 719 दोहों का संग्रह है। 719 दोहों का संग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? बिहारी सतसई। जीवन परिचय रीतकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे।
और पिता का नाम केशवराज था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव दास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवा अवस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। उस समय जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ विधों, आगे कौन हवाल। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखों को खोल दी। वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देते थे। 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण कवियों में बिहारी। अगले हैं मैथिली शरण गुप्त। यहाँ ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में, मृत्यु 1964 ईस्वी। जन्म स्थान चिरगांव झांसी। पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। मुख्य रचना साकेत। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 1886 में हुआ था। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्त एवं राष्ट्रप्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया, अर्थात राष्ट्र कवि मैथिली शरण के का यह क्या रहा, जीवन परिचय। अब हम इसी राष्ट्र कवि की रचनाओं को देखें कि गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी विशेष ख्यात रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। विशेष जो इनको ख्यात मिला वह रामचरित पर आधारित महाकाव्य साकेत के कारण है। जयद्रथ पथ, भारत भारती, अनग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि गुप्त जी की अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह भारत भारती है। इस राष्ट्र कवि का पहला काव्य संग्रह क्या था, भारत भारती, जिसमें भारत की कुदशा को बयान हुआ है। जिसमें भारत की कुदशा माने बुरी दशा को उसका चित्रण दिया गया है, कुदशा का बयान हुआ है। माइकेल मधुसूदन की वीरांगना, विरहिणी व्रजांगना, मेघनाथ वध और नवीन चंद्र की पलासीर युद्ध का इन्होंने अच्छे से पद में अनुवाद किए हैं। देश के कालानुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों को भी
अपनी रचना में स्थान देने की इनमें क्षमता है। छायावाद के आगमन के साथ गुप्त जी की कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र्य और मनोभावों की सूक्ष्मता की मार्मिकता आई। गुप्त जी का झुकाव भी गीत काव्य की ओर हुआ। प्रबंध के भीतर ही गीत काव्य का समावेश करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट काव्य कृतियों का सृजन किया। गुप्त जी के काव्य की यह प्रधान विशेषता है कि गीत काव्य के तत्वों को अपनाने के कारण उसमें सरसताई है, पर प्रबंध की धारा की भी उपेक्षा नहीं हुई। गुप्त जी के कवित्व के विकास के साथ इनकी भाषा का बहुत ही परिमार्जन हुआ। उसमें धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत और लय के तत्वों का प्रधान हो गया। यह इनकी प्रधानता रही। अगले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा जी की जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। जन्म 1907, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, मृत्यु 1987। शिक्षा MA संस्कृत से। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। माता हेमरानी साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। माता के इन गुणों का महादेवी पर भी प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हुआ। माता का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। फलस्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर MA तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। महादेवी जी ने संपूर्ण अपनी शिक्षा प्रथम श्रेणी में भी उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम उनकी रचनाएं कहाँ प्रकाशित हुई? चाँद पत्रिका में। उनकी रचनाएं कहाँ प्रकाशित हो रही हैं? चाँद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद ये चाँद की संपादिका भी रही। उन्हें शेख सरिया तथा मंगल प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 1982 में हिंदी साहित्य के गौरव का वर्ष रहा। इस वर्ष महादेवी वर्मा जी को इनके काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का भारत भारती पुरस्कार देकर आपकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। भारत भारती पुरस्कार देकर आपकी साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया। महेयसी महादेवी जी का महाप्रयाण 1927 ईस्वी में हो गया, लेकिन उनके गीत हमारे हृदय पटल पर हमेशा हमेशा गूंजते रहेंगे। रचनाएं महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। निहार, इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं। इसमें वेदना का स्वर मुखर हुआ है। रस, आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत इस संग्रह में संकलित हैं। आत्मा और परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत इस संग्रह में संकलित हैं। नीरजा, इसमें प्रकृति चित्रण प्रधान गीत संकलित है। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों का वाणी मिली है। सांध्य गीत, इसके अंतर्गत परमात्मा से मिलन का चित्रण हुआ है। दीपशिखा, इसमें रहस्यमय भावना गीतों का संग्रहित किया गया है। अन्य रचनाएं इसके अतिरिक्त अतीत की चलचित्र स्मृति की
रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी आदि आपकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से आपकी विशेष गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी आपकी गीतों का संग्रह है। अगला आपका है सुमित्रा नंदन पंत। अगला हमारा क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। चलिए सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के संदर्भ में जानिए। जन्म 1900, जन्म स्थान कौसानी, जिला अल्मोड़ा, मृत्यु 1977। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगबाड़ी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, ग्राम्या, लोकायतन, रसबंध आदि। जीवन परिचय। प्रकृति के पुजारी कवि पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कसौनी ग्राम में 1900 में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम में पूरी करने के बाद इन्होंने अल्मोड़ा, काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। पंत जी बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी रचनाओं पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महर्षि अरविंद आदि महापुरुषों के जीवन दर्शन की महान छाप पड़ी थी। बचपन से ही प्रकृति के सुरम आंचल में रहने के कारण इनमें प्रकृति के प्रति अटूट आकर्षण था। पंत जी अत्यंत ही सुंदर, भावुक और सरल हृदय के व्यक्ति थे। इन्होंने 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। इनकी चिदंबरा नामक कृत को 1 लाख रुपए का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका। इनकी मृत्यु 1977 में हुई। अब रचना में देखें, पंत जी पद्य और गद्य दोनों ही प्रकार की रचनाएं की हैं। पंत जी पद्य और गद्य दोनों ही प्रकार की रचनाएं की। कविता के अतिरिक्त इन्होंने कहानी, निबंध, नाटक आदि भी लिखे हैं। इनके काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं: वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगबाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किलर, स्वर्णधूर, उत्तरा, युगपथ, अणिमा, खादी के फूल, उच्छ्वास, मधुज्ज्वल, चिदंबरा, लोकायतन, रसबंध आदि। ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तर सती इनके नाटक हैं। तो आप देखें यह इनकी रचनाएं हैं। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान बाबई, होशंगाबाद। इनकी रचनाएं काव्य, हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, समर्पण, युग चरण। मृत्यु 1967 में। जीवन परिचय। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित नंदलाल चतुर्वेदी एक विद्या प्रेमी, वैष्णव भक्त और सदा से व्यक्ति थे और नॉर्मल परीक्षा पास करी। इनकी परीक्षा जो थी बिल्कुल सामान्य ढंग से थी, नॉर्मल थी। करने के बाद माखनलाल जी ने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन को क्या किया, प्रारंभ किया। और साथ ही इसी समय इन्होंने अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मतलब भाषा के क्षेत्र में अपने आप की निपुणता को प्राप्त किए। शिक्षाएं इनकी आप देखें बिल्कुल नॉर्मल रही, है ना। इनकी शिक्षाएं बिल्कुल नॉर्मल रही। अब हम देखें कि इनके जीवन परिचय के साथ में आप चतुर्वेदी की क्या जो बचपन का था शिक्षा के क्षेत्र में, माता का आप देखेंगे कि पूरी तरह से बचपन में ही यह दिखाई देता है
कि बालक का रुख कहाँ जा रहा था। यहाँ देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का बचपन से ही साहित्य में प्रेम था। आपकी पहली कविता रसिक चित्र प्रकाशित हुई। इसके बाद प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रताप के संपादक हुए। फिर खंडवा से प्रकाशित होने वाले पत्र कर्मवीर का प्रकाशन आरंभ किया। इसी पत्र के द्वारा आप जनता के संपर्क में आए। यानी मतलब इन सारी पत्र पत्रिकाओं में देखेंगे किसके द्वारा जनता के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, तो कर्मवीर। और राजनीति में भाग लेने के कारण जेल यात्रा की। आप एक कुशल लेखक और वक्ता थे। कवि के रूप में आप एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो 1943 में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी थे। आपका स्वर्गवास 1968 में हुआ। रचनाएं चतुर्वेदी जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। आप एक भावुक कवि, सफल नाटककार, उत्कृष्ट कहानी लेखक, समालोचक एवं वक्ता थे। इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं जो इनके द्वारा रची गई हैं। वो कृतियां हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगड़ी, माता समर्पण और युग चरण। नाटक कृष्णार्जुन युद्ध, निबंध संग्रह साहित्य देवता, अनुवाद शिशुपाल वध, कहानी संग्रह कला का अनुवाद, पत्र पत्रिकाएं प्रभा, प्रताप, कर्म वीर। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ भी आप देखिए कि आज जीवन परिचय से ही संदर्भित है और ये प्रश्न आपका पूछा भी गया 2024 में, जो हम लोग बताए थे कि 2024 के आए संपूर्ण प्रश्नों से जो भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों का सलूशन दिया जाएगा। उसी में एक है, इनका भी जीवन परिचय इस रूप में आप लिखने का प्रयास करिए कि सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ स्मृति तथ्य में जो दिया गया है यह जरूर बताएं। जन्म और मृत्यु और उनकी रचना विशेष ऐसे प्रश्नों पर लिखना पड़ता है, जैसे जन्म 1904, जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज, पति डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान, पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, मृत्यु 1948 में। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी। यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब जीवन परिचय, यह जो स्मृति तथ्य दिया गया है इसे आप अगर जनरल में याद रखेंगे तो काफ़ी जांचने वाला एग्जामिनर जान जाता है कि उसे पूरी पता है। अब उसे साहित्य के रूप में एक अपने कैसे लिखा जाए विस्तृत रूप में, तो वहाँ पर आप इस ढंग से हेडिंग डालते हुए लिख सकते हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के कायस्थ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में हुई। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। विवाह के समय इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। विवाह के बाद एक गांधी जी के संपर्क में आने के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। कहने का मतलब उस समय गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आज चलाए जा रहे थे, तो सुभद्रा यहाँ पर उनके द्वारा भाग लिया गया। राष्ट्रीय कार्यों एवं स्वतंत्रता प्राप्त के आंदोलनों में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल गई। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी बनी। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत कविताएं आज भी युवकों को, झांसी की रानी और वीरों का हो कैसा बसंत, यह प्रत्येक हृदय में अगर देखा जाए तो प्रत्येक पढ़ने वालों के आज के युवकों का सबसे स्मरणीय कविता के रूप में बना हुआ है। युवकों के हृदय में उत्साह भर देती है। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी इन कविताओं ने युवकों को दीपक पर पतंगा की तरह मस्ताना बना दिया। 1948 ईस्वी में मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक निधन हो गया। साहित्यिक अवदान इनके जो हैं, यद्यप अपने अल्प जीवन के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान अधिक नहीं लिख सकी, फिर भी जो कुछ लिखा है वह अद्वितीय है। यह देश प्रेम को
काव्यात्मक स्वरूप देने वाली कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहां देखिए, देश प्रेम को काव्यात्मक, देश के प्रति जो भक्ति है उसे काव्य के रूप में, गीत के रूप में देने के लिए यह कवित्री जानी जाती है। कौन सी? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाओं ने देश के युवकों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए प्रेरित किया। वीरों का कैसा हो बसंत तथा झांसी की रानी कविताएं ही उन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त हैं। ओज और पौरुष भर देने वाली उनकी अन्य रचनाएं भी हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर हैं। आपने मात्र राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित काव्य ही नहीं लिखा, अपितु वात्सल्य भाव, बच्चों पर उन्होंने जो भाव लिखा, केवल राष्ट्रीयता पर नहीं बल्कि बच्चों के प्रति भी एक भावनात्मक जो मातृत्व का होता है, वैसी कविताएं भी इनके काव्यों में दिखाई देती हैं। वात्सल्य भाव पर लिखी गई कविताएं भी उत्कृष्ट कोटि की हैं। दाम्पत्य प्रेम तथा प्रणय भावना पर आधारित काव्य का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। दाम्पत्य प्रेम, दाम्पत्य मतलब पत्नी का जो प्रेम है, यह ऐसे प्रणय प्रसंग, प्रेम प्रसंग जैसी भावनाएं इनके काव्य में सर्वथा कहा जाए तो अभाव दिखाई देता, अर्थात नहीं दिखाई पड़ता। इनकी कविताओं में उनका नारी सुलभ मातृत्व भाव भी दर्शनीय है। मतलब एक नारी का मातृत्व भाव ऐसी है, लेकिन प्रेम प्रसंग, प्रणय मिलाप या ऐसी कविताएं इनकी कृतियों में दिखाई नहीं पड़ती। रचनाएं इनकी प्रमुख कृतियां हैं मुकुल और त्रिधारा। उन्मादिनी या कहानी संग्रह है। मुकुल काव्य संग्रह पर केसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाषा शैली, भाषा सरस सरल हिंदी, खड़ी बोली है, शैली भोजपुरी। अशोक वाजपेयी स्मृति तत्व पर यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपके लिए कहा गया स्मृति तत्व, इसे आपको विशेष करके यह चीजें याद रखनी है। जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु। जन्म कब? 1941। जन्म स्थान दुर्ग मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़। शिक्षा सागर विश्वविद्यालय एवं सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली के प्रोडक्ट हैं। इनकी रचनाएं शहर अब भी, संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सम्मान, इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी 1994 में दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इनको जो सम्मान मिला है वह है दयावती मोदी कवि सम्मान से ये सम्मानित हुए। अब अशोक वाजपेयी जी के बाद हम देखेंगे केदारनाथ सिंह। इनके संदर्भ में जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय 1934 से शुरू होता है जन्म, और स्थान है बलिया के चकिया गांव, और शिक्षा गांव में एक उच्च शिक्षा बनारस, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ वह गांव से शुरू हुआ, और उच्च शिक्षा इनकी जो हुई वह बनारस से हुई। रचनाएं अनेक काव्य ग्रंथ एवं समीक्षात्मक ग्रंथ। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली को ही आधार बनाया, न अवधि को बनाया न ब्रज को, लेकिन इन्होंने जो अपनी कविता का आधार बनाया वह साहित्यिक खड़ी बोली का ही रूप दिया। इनकी मृत्यु 2018 में हुई। केदारनाथ सिंह जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह जीवन परिचय में देखेंगे केदारनाथ जी को अपने ग्रामीण अंचल से शिक्षा जो है इनकी जो प्राप्त हुई वह ग्रामीण अंचल से ही प्राप्त हुई। इनका घर गंगा और घाघरा के बीच में पड़ता है। इनके मन में गंगा और घाघरा की लहरों की बात भाव रूपी लहरें हिलोरे लेती रहती थी। इसका मतलब है कि इनका जन्म पर प्रकृति का काफी प्रभाव है।
गंगा और घाघरा के बीच में जन्म होने के नाते प्रकृति की गंगा और घाघरा की लहरों का जो प्रभाव है, इनके मन को भी उद्वेलित तथा प्रकृति की इस व्यवस्था की तरह जैसे गंगा और घाघरा की लहरों में तरंगे उठती थी, उसी प्रकार इनके काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति भाव भी उमड़ते हुए हिलोरे लेते चलती रहती थी। केदारनाथ जी आज भी अपनी धरती को माटी से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। केदार जी उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी, सेंट एंड्रूज कॉलेज, गोरखपुर, उदित नारायण कॉलेज, पड़ौना, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में अध्यापक, प्राचार्य और रीडर रहे। काफ़ी सम्मानित रूप से पदों पर पहुँचे। ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भी कार्यरत रहे। इनका निधन 2018 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। रचनाओं को देखा जाए तो केदारनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य में अनेक रचनाएं की। अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, मेरे समय के शब्द, बाघ तथा कविता दशक और ताना बाना उनकी प्रसिद्ध और चर्चित कृतियां हैं। कल्पना और छायावाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान समीक्षात्मक मतलब तुलनात्मक समीक्षात्मक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो आज बस इतना ही, इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं। फिर बचे हुए जो 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनका अगले टर्म में हम लोग आपस में परिचर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।